सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें। प्रीवियस स्लाइड जब खत्म हुई थी क्लास हमारी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट शामिल है, सेनेट है और नेशनल असेंबली है। अभी आवाज आ रही है सबको? कैन यू पीपल हियर यस मी? सर। चलें, ठीक, गुड। यस सर। गुड। क्लियर भी है सबको? जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? सर ये जो आप ये स्लाइड पढ़ा रहे हैं, इससे पीछे वाली आपने कौन सी स्लाइड पढ़ाई है, ये बता देंगे प्लीज। इससे पीछे मैंने ये बताया था कि ये लॉज हैं जो असेंबली ने पास किए, जो हमने बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ने हैं। इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था। यही। ओके सर, थैंक यू। चले, ये जो लॉज हैं ये हमने इस क्लास के अंदर, मीन के जो हमारे जो 2 मंथ का सेशन है, इसके अंदर एक्चुअली हमने ये पढ़ने हैं। और मगर उससे पहले आज की क्लास जो हमारी है, ये पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान लीगल सिस्टम। इसके अंदर अदरवाइज लॉ, बिजनेस लॉ नहीं, अदरवाइज लॉ हम पढ़ रहे हैं कि लॉ बनता कैसे है, लॉ होता क्या है। तो जब लॉ बनता कैसे है उसकी डिस्कशन करते हैं, तो लॉ बनाता कौन है ये सबसे पहले पढ़ना है हमने। तो लॉ बनाने वाला कौन होता है? लॉ बनाने वाले पार्लियामेंट होते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, तो वो हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉ है। लॉ होगा वो भी, मगर वो लॉ इस लॉ से बड़ा नहीं होगा जो कि पार्लियामेंट बनाएगा। मीन कि एक्चुअली किसी स्टेट के अंदर लॉ बनाने की जो पावर है, दैट रेस्ट विद द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट कौन है? पार्लियामेंट में तीन फर्दर ऑर्गन्स हैं, मीन कि प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। और इनकी कंपोजिशन के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है हर प्रोविंस की, और नेशनल असेंबली के अंदर प्रोपोर्शनल होती है। जिस प्रोविंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उनके मेंबर्स भी ज्यादा होंगे। जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन कम है, उनके मेंबर्स भी कम होंगे। सेनेट में चाहे छोटा प्रोविंस है, चाहे बड़ा प्रोविंस है, चाहे पंजाब है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे केपी के है, हर एक की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये ब्लेंड किया गया है इस तरीके से इस पार्लियामेंट को, कि इसमें छोटी प्रोविंस बड़े प्रोविंस को और बड़ा प्रोविंस छोटे प्रोविंस पे हैवी ना हो सके। तो दोनों का हमने इक्वल का और प्रोपोर्शनल का ब्लेंड करके ये आइन बनाया है, जिसमें ये जिसका ये बेनिफिट है कि हर तरह के जो स्टेट है वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती है। सॉरी, हर तरह का जो प्रोविंस है, मीन के छोटा प्रोविंस है या बड़ा प्रोविंस है, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो ये तीन जो है ये मिलेंगे तो हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी। ये प्लीज अपना जो व्हाइट बोर्ड है इसको ऑफ रखें। शाबाश। ये कोई एमओजी वगैरह ना भेजें। अच्छा, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि लेजिस्लेशन प्रोसेस। लेजिस्लेशन प्रोसेस, अभी हमने तो बताया कि लेजिस्लेचर जो है उसका काम है टू लेजिस्लेट। मैंने बताया आपको, थोड़ा सा रिकॉल करें। मैंने बताया कि स्टेट के तीन फंक्शन होते हैं: टू मेक द लॉज, टू एग्जीक्यूट द लॉज एंड टू इंटरप्रेट द लॉज। ये बातें मैं बार बार करूंगा, सो दैट कि आपके माइंड के अंदर ये चीजें ग्राइंड हो जाएं, पुख्ता हो जाएं। स्टेट के तीन फंक्शन है: टू मेक द लॉज, टू एग्जीक्यूट द लॉज एंड टू इंटरप्रेट द लॉज। टू मेक द लॉज ये किसका फंक्शन है? लेजिस्लेचर का फंक्शन है। तो लेजिस्लेचर, जब लेजिस्लेचर होता कौन है? सेनेटर, सेनेट, नेशनल असेंबली एंड प्रेसिडेंट। ये तीन मिलते हैं तो पार्लियामेंट बनता है। इसके बाद पार्लियामेंट लॉस बनाएगा कैसे? इसे कहते हैं लेजिस्लेशन प्रोसेस, कि कानून साजी का अमल कैसे कानून साजी की जाती है। और इसे कहते हैं जो कानून साजी करने के बाद जो इनेक्टमेंट हो जाती है, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जो कानून बना के आपके सामने पेश कर दिया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अभी इस एक्ट को इस अंदाज से देखें, जरा पिछली स्लाइड में जाते हैं। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये एक्ट जो हम बात करें, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये हुआ कि जो कानून बनाने का अमल है, मीन के लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है, उसके बाद जो लेजिस्लेशन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है, उसे कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं फर्दर पार्लियामेंट के अंदर, कौन कौन से? प्रेसिडेंट, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ये तीनों मिल के जब लॉजिस्लेट कर देते हैं, कानून बना देते हैं, तो उसको कहते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि ये प्रेसिडेंट का एक्ट है, या ये नेशनल असेंबली का एक्ट है, या ये सेनेट का एक्ट है, बल्कि ये कंप्लीट पार्लियामेंट का एक्ट है। तीनों मिल के लॉ बनाते हैं। लॉ में तीनों का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। अभी जरा वापस जाते हैं, पिछली स्लाइड में दोबारा जाते हैं। आपके सामने दो हाउस हैं, एक सेनेट है और एक नेशनल असेंबली है। जब भी कोई लॉ बनाना होता है तो या तो वो नेशनल असेंबली में इमर्ज होता है। बिल का मतलब एक लॉ का एक ड्राफ्ट। बिल का मतलब क्या है? एक ड्राफ्ट, जो प्रपोज लॉ, जो हम सोच रहे हैं कि हम लॉ इस पे बना दें, तो जिस पे बनाने के लिए सोचा जाता है इसे कहते हैं बिल। बिल जब बन जाता है तो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट बनने से पहले जब इसको जिसको जब इसको मर्ज किया जाता है या जब इसको इनिशिएट किया जाता है, तो उस वक्त इसकी फॉर्मेट जो होती है बिल की होती है। बिल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट, एक प्रपोज्ड एक्ट, एक प्रपोज्ड लॉ। तो ये बिल जो है या तो ये सेनेट में मर्ज होता है, इनिशिएट किया जाता है, या नेशनल असेंबली में इनिशिएट किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि किस में इनिशिएट पहले करना है, किसी एक में हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये पहले सेनेट में करना होता है फिर नेशनल असेंबली में करना होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पहले नेशनल असेंबली में करना होता है फिर सेनेट में करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी में भी हो सकता है। ये नेशनल असेंबली में भी हो सकता है पहले, और पहले सेनेट में भी हो सकता है। तो प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर ये, अभी ये जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है लेजिस्लेशन का प्रोसेस। ये एग्जाम्स में राइटिंग में पेपर आ जाता है कि इसमें पार्लियामेंट के अंदर सेनेट का रोल क्या है कानून साजी के अंदर, या नेशनल असेंबली का क्या रोल है, या प्रेसिडेंट का क्या रोल है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है, 5 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग ये अपने माइंड को बी वेरी अटेंटिव, लेजिस्लेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो बिल सबसे पहले जो प्रपोज लॉ है, ड्राफ्ट जो है, जो बिल है, वो मर्ज होगा, या तो वो नेशनल असेंबली में होगा या वो सेनेट में होगा। तो होता क्या है, लेट्स सपोज कि बिल एक हाउस में इमर्ज हुआ, इनिशिएट हुआ, नेशनल असेंबली में इनिशिएट किया गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद वो उसको हमने भेज दिया दूसरे हाउस के अंदर। पहले नेशनल असेंबली में पास हुआ, वहां से उसको भेज दिया दूसरे दूसरे हाउस में, मीन के सेनेट में। और वहां पे अगर एज इट इज पास हो जाता है, जिससे लिखा हुआ है पहला एडिंग देखें, बिल पास विदाउट अमेंडमेंट। विदाउट अमेंडमेंट का मतलब ये कि नेशनल असेंबली ने पास किया, उसी तरह विदाउट एनी अमेंडिंग, विदाउट अमेंडिंग दैट बिल, जो ड्राफ्ट था, सेनेट ने उसी तरह पास कर दिया। तो दोनों हाउसेज ने विदाउट अमेंडमेंट, मीन कि जो जिस तरह एक ने भेजा था दूसरे हाउस ने उसी तरह ही पास कर दिया। तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बिल को पहले असेंबली ने पास किया, उसके बाद दूसरे में जब भेजा तो उन्होंने पास तो कर दिया है मगर अमेंडमेंट के साथ पास किया है। ये दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि बिल एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस में भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये 3 सिचुएशन है। ये ऊपर वाली तीनों सिचुएशन को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि पार्लियामेंट तीनों सिचुएशन को कैसे एड्रेस करता है। लेट्स सपोज कि पहली सिचुएशन क्या है। पहली सिचुएशन ये है कि बिल पास किया पहले नेशनल असेंबली ने, उसने भेजा है सेनेट को, सेनेट ने विदाउट अमेंडमेंट, मीन कि जिस तरह के उसको भेजा गया उसी तरह पास कर दिया है। अगर ये सिचुएशन आती है तो फिर ये बिल उसी तरह सदर के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट जब साइन कर देगा तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये कानून साजी का प्रोसेस है। मीन के पहले ये मर्ज होगा किसी एक हाउस में, चाहे वो सेनेट में हुआ है, तो फिर उसने सेनेट ने उसको भेज दिया नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली ने विदाउट एनी अमेंडमेंट उसको पास कर दिया है, तो फिर वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट का जब साइन हो जाएंगे तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। तो लॉ ऐसे बनेगा। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन एक्सक्यूज मी ये सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर एक सवाल था मेरा। है, जी क्वेश्चन कर लें आप, बोले। सर नेशनल असेंबली या सेनेट में बिल लेके कौन आता है, मुतारफ कौन करवाता है? उसके मेंबर्स। मेंबर्स कौन है? मेंबर्स कौन है? मेंबर्स आपके और हमारे वोट लेकर गए हुए मेंबर्स हैं, हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एरियाज के लोग हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स इश्यूज अपने एरिया के एमएनए को बताते हैं, अपने सेंटर्स को बताते हैं।
आप लिख कर दे देते हैं, वो वहां पे मर्ज करते हैं। तो वहां पे जो बिल पेश किया जाता है वो उनके मेंबर्स करते हैं। मेंबर्स का मतलब ये MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कौन होते हैं? वो आपके एरिया में से गए होते हैं, ऐसा ही है। इसी तरह सेनेटर्स भी आपके प्रोविंस से गए होते हैं। तो यही लोग वहां पे बिल को, जब वो समझते हैं कि ये इशू है, इस पे लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, तो फिर वो बिल पेश करते हैं। ठीक, उस बना कुछ एक ड्राफ्ट पेश करते हैं, ड्राफ्ट लिखकर कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए। फिर आगे फर्दर उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो मिलके ड्राफ्ट करते हैं। फिर ड्राफ्ट करने के बाद वहां पे डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग होती है। तो वोट करने के बाद अगर एक हाउस ने उसको पास कर दिया है तो दूसरे ने भी उसी तरह पास कर दिया, तो ये पहली सिचुएशन है। फिर प्रेसिडेंट के पास पे आएगा और वो लॉ बन जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि पहले एक हाउस ने उसको पास किया है, दूसरे हाउस ने उसको पास नहीं किया बल्कि अमेंड कर दिया है। अमेंड करने के बाद पास किया है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, अमेंड करने के बाद पास किया तो फिर वापस पहले हाउस में जाएगा जिन्होंने पहले उसको पास किया था। और अगर वो दूसरी अमेंडमेंट के साथ उसको, मीन की जो अमेंडमेंट हुई थी, इसको अभी दोबारा पास कर देते हैं, तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दो सिचुएशन होगी। तीसरी सिचुएशन क्या है? तीसरी सिचुएशन ये है कि एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने पास नहीं किया, अमेंडमेंट भी नहीं की और पास ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। ये तीन सिचुएशन है। जब तीसरी सिचुएशन होगी, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है? जिस हाउस ने पास किया है वो जॉइंट सिटिंग के लिए एप्लीकेशन, अपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगा और इस्तदा करेगा, प्रेयर करेगा कि जॉइंट सिटिंग का सेशन कॉल किया जाए। तो जॉइंट सिटिंग का सेशन का मतलब ये है कि जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली मिल के बैठ जाते हैं, जॉइंट सिटिंग करते हैं। और फिर जॉइंट सिटिंग के अंदर अगर वो पास हो जाए, मीन कि उसमें एक हाउस ने अलग से तो पास नहीं किया मगर इकट्ठे मिल के पास कर दिया है, तो फिर भी कंसिडर कर लिया जाता है कि ये बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है। ठीक है, ये तीन सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। ये जो तीन है, पहली क्या है? बिल पहले हाउस ने पास किया, दूसरे ने भी पास कर दिया। दूसरी सिचुएशन क्या है? पहले ने पास किया, दूसरे ने अमेंडमेंट के साथ पास किया। अमेंडमेंट के साथ पास किया तो वापस जाएगा पहले के पास, अगर वो भी उसी तरह पास कर देते हैं तो फिर वो सदर के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीसरी सिचुएशन ये है कि एक हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है। और अगर रिजेक्ट कर दिया है तो फिर वो जॉइंट सिटिंग के लिए कॉल करें, और जॉइंट सिटिंग में अगर तो वो पास हो गया तो वो पास कंसिडर किया जाएगा। दोनों हाउसेस से पास कंसिडर किया। बिल बनने के लिए जरूरी है कि वो, बिल को पार्लियामेंट का एक्ट बनने के लिए जरूरी है कि वो दोनों हाउसेस से पास हो, एक्सेप्ट मनी बिल। ये भी जो फोर्थ आपके सामने, ये मनी बिल है। मनी बिल वो चीज है जिसको आप लोग, हम लोग डील करते हैं ज्यादातर। टैक्स के कंसल्टेंट डील करते हैं, ऑडिट वाले जो हम फाइनेंस को डील करने वाले हैं, ये ज्यादातर डील करते हैं। मनी बिल वो डील है जो फाइनेंस को डील करता है। जिस तरह कि आजकल आपने सुना कि टैक्स लग रहे हैं, ये मई के महीने में, जून के महीने में एक बिल पेश किया जाता है, ये मनी बिल होता है। मनी बिल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में इमर्ज होता है। बाकी चीजों के लिए मैंने बताया कि वो किसी हाउस में भी इमर्ज हो सकते हैं, मगर मनी बिल सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में इमर्ज होगा। इसकी वोटिंग भी सिर्फ नेशनल असेंबली में होगी, इसकी वोटिंग सेनेट में नहीं होगी। सेनेट में सिर्फ ये भेजा जाता है डिस्कशन के लिए। डिस्कशन होती है मगर दे डोंट हैव एनी पावर टू वोट, एदर टू रिजेक्ट और टू पास इट। ये रिजेक्ट करना या पास करना मनी बिल को, फाइनेंशियल मैटर्स की जब बात होगी तो वह सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के पास है। यहां तक क्लियर है? ये तीन सिचुएशन है, और चौथा मनी बिल। मनी बिल कौन सा है? जो फाइनेंस फाइनेंस को डील करता है, जो टैक्सेशन को डील करता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में मर्ज होता है और उसके बाद सेनेट में भेजा जाता है, मगर जस्ट फॉर डिस्कशन। सेनेट के पास कोई अख्तियारात नहीं है इसको रिजेक्ट करने का या पास करने का। जब ये बिल, कोई भी बिल है, चाहे वो मनी बिल है या अदर बिल है, नॉन मनी बिल, ये बिल जब यहां से पास होते हैं तो वो जाते हैं प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास क्या अख्तियारात हैं? प्रेसिडेंट के पास अख्तियार हैं वेटो पावर्स के। या तो वो 10 दिन के अंदर अंदर साइन करता है या वेटो कर देता है। वेटो का मतलब ये कि वो कह देता है कि मैं इससे एग्री नहीं करता। और अगर वो कह देता है मैं इससे एग्री नहीं करता, अच्छा, वेटो भी दो किस्म के हैं, तीन किस्म के। एक वेटो ये कि फुल वेटो कर देना, कि वो कंप्लीटली कह देना मैं एग्री नहीं करता। एक वेटो है कि लाइन वेटो करना। लाइन वेटो का मतलब होता है कि उसमें से कह देना कि मैं इस लाइन से एग्री नहीं करता, कुछ चीजों से मैं एग्री नहीं करता। मेरे प्रेसिडेंट के पास जो अख्तियार है। तीसरा एक पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो का मतलब 10 दिन तक प्रेसिडेंट ने कोई जवाब ही नहीं दिया, अगर प्रेसिडेंट ने 10 दिन तक साइन नहीं किए तो वो वेटो कंसिडर कर लिया जाता है कि पॉकेट वेटो, कि प्रेसिडेंट इसको मान ही नहीं रहा। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। अगर वेटो हो जाता है किसी भी सूरत में, चाहे लाइन वेटो, चाहे
कंप्लीट वेटो या पॉकेट वेटो, तो वो बिल दोबारा भेजा जाता है नीचे असेंबली में, दोनों हाउसेस के पास दोबारा भेजा जाता है। उसी तरह प्रोसेस, जो पहले प्रोसेस, उससे दोबारा वो गुजरते हैं। अगर वो दोबारा गुजरते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो प्रेसिडेंट उसके बाद बाउंड है साइन करने का। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं भी करता तो फिर उसको लॉ समझ अज्यूम कर लिया जाता है कि प्रेसिडेंट का साइन हो गया है। क्लियर है? तो ये प्रेसिडेंट की पावर पहली दफा मौजूद है, उसके बाद दूसरी दफा जब आएगी तो प्रेसिडेंट के पास पावर मौजूद नहीं है इसको वेटो करने का। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी। यस सर सर। इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन भी होती है, यानी ये 10 जब दिन। सेनेट से नेशनल असेंबली में जा रहा है पास होने के लिए बिल? नहीं, उसके लिए टाइमिंग नहीं है। उसके मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा वो लैप्स कब हो जाता है, कब वो उसको कहा जाता है कि अभी इसका इसकी पावर खत्म हो गई है, इसकी मीन के लैप्स हो गया, पावर नहीं, बिल की हैसियत खत्म हो गई है। ये हम एंड पे पढ़ेंगे कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो फिर हम समझते हैं कि बिल खत्म हो गया, अदरवाइज इसकी ड्यूरेशन नहीं है। मगर प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो उसके प्रेसिडेंट के पास 10 डेज है कि विद इन 10 डेज प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना है, अपनी एसेंट देनी है, एसेंट देना के मतलब ये साइन करने हैं या वेटो करना है। अगर दोनों काम नहीं करता है तो फिर समझ लिया जाता है कि वेटो हो गया है। फिर दोबारा असेंबली के पास जाता है और वो दोबारा इसी प्रोसेस से अगर गुजरने के बाद दोबारा पास कर देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा विद इन 10 डेज। और अगर विद इन 10 डेज नहीं साइन करता तो कंसिडर कर लिया जाता है कि ये साइन हो गए। क्लियर है यहां तक? आगे चले हम। चले, लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर एक और भी लेजिस्लेशन है, एक्ट के बाद ऑर्डिनेंस भी होते हैं। ऑर्डिनेंस की जो अख्तियार है वो प्रेसिडेंट के पास है कि प्रेसिडेंट अगर असेंबली जो है, ये सेशंस जो हैं, ये नेशनल असेंबली और सेनेट जो हैं, ये सेशन में नहीं है और अर्जेंट मैटर है, इमीडिएटली कोई लॉ बनाना है, तो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो 120 डेज के लिए आर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है, आर्डिनेंस बना सकता है और उसको इनेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकता है कि ये कंट्री के ऊपर उसी तरह अप्लाई होंगे जिस तरह के आम लॉज होते हैं। मगर इनकी फोर्स खत्म हो जाती है 120 डेज के बाद। और असेंबली जो है, ये जो असेंबली नहीं, पार्लियामेंट, इनकी जिसमें उसमें नेशनल। सर जी जी बोलें। सर ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फर्क है? ऑर्डिनेंस और एक्ट में ये फर्क है कि एक्ट वो है जो जो प्रीवियस प्रोसीजर मैंने बताया है, जिसमें एक पहले नेशनल असेंबली में या सेनेट में जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे में जाएगा, फिर पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ये प्रोसीजर मैंने बताया ना, वो एक्ट होता है। ठीक है। ऑर्डिनेंस ये है कि सम टाइम वो जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन का मतलब ये कि जिस तरह स्कूल आपका है ना, स्कूल चल रहा है, आपके कॉलेज हैं वो चल रहे हैं, या आपके वो समटाइम कॉलेज छुट्टियां दे देता है ना छुट्टियां की, ठीक है, ये 3 माह की 2 माह की छुट्टियां हैं, या चलें अभी सेशन नहीं चल रहा, तो इन दिनों में अगर अर्जेंट मैटर है और इमीडिएट 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद हमें कोई लॉ की जरूरत पड़ गई है और हमें पता है कि अगर हम असेंबली के थ्रू बनाएंगे तो उसमें तो टाइम लगता है, महीने लगते हैं, मीन अर्जेंट मैटर है, तो अर्जेंट मैटर में प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। मीन कि ऑर्डिनेंस भी लॉ है, एक्ट है, मगर एक्ट एक्ट से छोटा लॉ है क्योंकि इसकी लिमिट्स होती है, 120 डेज से ज्यादा ये चलता नहीं। इसकी लिमिट है 120 डेज, मीन के 4 मंथ। मैक्सिमम प्रेसिडेंट के पास जो अख्तियार है वो 4 मंथ का लॉस बना सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। और ये कब बनाएगा? अर्जेंट तो मैटर पे क्या बना। तो ठीक क्या है। ऑर्डिनेंस बाद एक्ट में तब्दील हो सकता है? जी जी, उसी तरह मैं आ जाता हूँ। अगर विद इन 4 मंथ यही ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश कर दिया जाता है, पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाता है, तो पार्लियामेंट इसको 120 डेज फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है उसी को एज इट इज। तो 4 मंथ इनके पास था, 4 पार्लियामेंट के पास अख्तियार है। और अगर पार्लियामेंट इसको अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्ट करने का मतलब ये है कि उस पर वोटिंग करने के बाद उसी तरह प्रोसीजर करके प्रेसिडेंट को भेज देता है, तो वो एक्ट भी बन जाता है। मीन के जो ऑर्डिनेंस है उसको परमानेंट, जो 120 डेज इससे आगे लेकर जाते हैं, वो असेंबली अडॉप्ट कर ले तो वो आगे चला जाता है। यहाँ क्लियर हो गया सबको? सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी बोले। सर कानून जो है वो एमपी एमएनएस बनाते हैं या कोई लेजिस्लेशन स्पेशल अथॉरिटीज होती हैं? ये मैंने जैसे बताया ना कि टोटल पार्लियामेंट मिलके बनाता है लॉ। जब पार्लियामेंट मिलके बनाता है तो पार्लियामेंट के अंदर कौन है? पार्लियामेंट के अंदर एमएनए हैं और सेनेटर्स हैं और प्रेसिडेंट है, ये तीन हैं। सेनेटर सेनेट में है, एमएनए नेशनल असेंबली में।
ये मिल के ही लॉज बनाते हैं, इन्होंने ही लॉज बनाने हैं, इनके अलावा कोई बाहर से नहीं आकर लॉ बना के देगा इनको। लॉ इन्होंने बनाने हैं और इन्होंने ही इस पे वोटिंग करनी है। हाँ, इनकी कमेटीज बनी होती हैं अंदर, कमेटीज, इनके सेनेट के अंदर भी कुछ कमेटीज होती हैं और कुछ नेशनल असेंबली के अंदर भी कमेटीज होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे सेनेट, एक एमएनए है, वो हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो, मगर क्या सारे एमएनए पढ़े लिखे नहीं है? सेनेटर हैं और सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं। तो मिला के कमेटीज टेक्नोक्रेट्स की और इनकी मिला के कमेटीज बना दी जाती हैं। ड्राफ्टिंग वो लोग करते हैं जिनमें स्पेशलिस्ट बिठा दिए जाते हैं। अगर आप हम मिल के कोई एक, अगर सपोज के क्रिकेट टीम बनाते हैं, हम कहते हैं चलें ये सेनेट के जो, सॉरी, ये जो बी लॉ की क्लास में लोग बैठे हैं, हम मिल के एक क्रिकेट टीम बनाते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि आप में से बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, कीपर कौन है, मुझे नहीं पता। तो मैं जब आप में से टीम बना लूंगा तो मैं आप में से स्किल्स देख लूंगा किसकी स्किल किस चीज की है, तो मैं उनको रेलेवेंट कमेटीज के अंदर डाल दूंगा। ठीक है? तो इसी तरह कमेटीज होती हैं जो, जिनका काम होता है कि वो ड्राफ्टिंग करते हैं और उसके बाद वोटिंग जो देनी है। एक्चुअली तो लॉ बनाने का मकसद ये कि वोट किसने करना है, तो वोट तो इन्होंने ही करना है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, क्लियर है आप लोगों को कि ये लॉज कौन बनाते हैं? गुड सर, थैंक यू सो मच। करें। अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तब प्रोमulgate करता है, तब वो इनेक्ट करता है जब असेंबली सेशन में नहीं होती और अर्जेंट मैटर है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 120 डेज, इनके 4 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस बना सकता है। और ये भी लॉ ही है। वो 4 मंथ उनकी इनका स्टेटस उसी तरह होता है जिस तरह के एक्ट का होता है, मगर 4 मंथ के बाद इनका इनके असर खत्म हो जाता है, इसके पावर खत्म हो जाती है 4 मंथ के बाद। या तो वो पार्लियामेंट में पेश करके पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट कर ले, या पार्लियामेंट उसको 4 मंथ फर्दर एक्सटेंड कर दे, या रिजेक्ट कर दे। ये तीनों हो सकती है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है कि ये भी लेजिस्लेशन प्रोसेस है? क्लियर? सर किसी ऑर्डिनेंस की या एक्ट की आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है, मगर ये ऑर्डिनेंस एक्ट बन गया, ये 2001 में बना था, मगर ये एक्ट, नाम इसका ऑर्डिनेंस ही चल रहा है, मगर एक्ट इसलिए बन गया था कि इसके बाद इसको असेंबलीज ने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद ये ऑर्डिनेंस बन गया। इसी तरह हदूद ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस जो था, उसको बाद में असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, और वो रहा हदूद ऑर्डिनेंस ही वर्ड यूज होता है, मगर असेंबली ने चूंकि उस पर वोट दे दिए और उसको ओके कर दिया, तो उसके बाद उसका स्टेटस जो है वो लॉ वाला बन गया। ठीक है? अभी मैं आपको आपकी जो लॉज हैं उनमें से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में जाकर। ये देखें, आपके पास स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स। ठीक है? अभी इसमें सर नमाज की ब्रेक दे दे। मैं जस्ट आप 5 मिनट्स वेट करें, मैं ब्रेक देता हूँ। इसमें देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारे क्या है? ये एक्ट है। ये इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, एक बार पहले ही ऑर्डिनेंस बना था और उसके बाद इसको असेंबली ने अडॉप्ट करने के बाद इसका नाम भी बदल दिया, एक्ट कर दिया। नाम बदले या ना बदले, एक्चुअली होता है मकसद कि असेंबली उसको अडॉप्ट कर रही है कि नहीं कर रही, मीन के पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर पार्लियामेंट अडॉप्ट कर ले तो उसकी लाइफ एवर हो जाती है जब तक उसको दोबारा अमेंड ना किया जाए। अगर पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट नहीं करता ऑर्डिनेंस को, तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? ऑर्डिनेंस तक क्लियर है सबको? सर ये सिविल जी, लॉ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, सिविल। सॉरी, यस दोबारा, सर। कौन सा? सर ये सिविल लॉ वाली स्लाइड, सिविल लॉ, ये सिविल लॉ। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिविल लॉ वो होता है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह होती है, जिसमें लोगों को पेनलाइज किया जाता है, ये क्रिमिनल लॉ होता है। जिसमें 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 कोई इस तरह की पनिशमेंट वगैरह नहीं होती, जिसमें दोनों तरफ पार्टीज होती हैं, और वो सिविल लॉ होता है। इसमें पनिशमेंट नहीं होती, वो सिविल लॉ होता है। आगे फर्दर मैं इस पे आपको फर्दर इसकी कंप्लीट डिटेल डिफरेंस जो मैं दूंगा आपको, राइटिंग में दूंगा, और उस पर थोड़ी सी एक क्लास के अंदर 1 मिनट की 2 मिनट की डिस्कशन भी करेंगे। इस स्लाइड को मैंने थोड़ा सा बता के आगे स्किप कर दिया था कि ये स्लाइड के अंदर एक इटसेल्फ एक ओके। लंबी डिटेल है, और मैं आपको जब मैं हैंड आउट्स दे दूंगा उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमने पढ़ने हैं, एक्ट्स पढ़ने हैं, इसके अंदर आपके ये जो 2 मंथ का सेशन है, इसके अंदर हमने सिविल लॉ भी पढ़ने हैं और क्रिमिनल लॉ भी पढ़ने हैं। इसके अंदर, इनके ओके अंदर क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि
ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्रिमिनल लॉ है। पेमेंट सिस्टम ओके ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। इस तरह प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, और इसमें भी नीचे मिक्स है। और आखिरी दो जो हैं और पहले तीन जो हैं, ये सारे सिविल लॉ है। ये पहले तीन और आखिरी ओके दो, सर। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती, इसमें कोई अरेस्ट या पनिशमेंट नहीं होती, ये दो पार्टीज के दरमियान में होता है, कोर्ट जस्ट डिसाइड करता है। ये पहले तीन और आखिरी ओके तीन, ठीक है। तो इसमें सिविल आप लोगों ने एज ए बिजनेस कंसल्टेंट, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों किस्म के लॉज को डिस्कस करना है। दोनों का आपको पता होना चाहिए कि सिविल लॉ कौन सा होता है और क्रिमिनल लॉ कौन सा होता है, ठीक है। ओके अभी 10 मिनट की ब्रेक करें ओके और उसके बाद हम आगे जो रिमेनिंग है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और 10 मिनट के बाद मीन के सर, लिंक यही होगा? 7:26 पे आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक के थ्रू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।